हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ये आशा, उम्मीद और प्रार्थना भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो देखने बैठ गए होंगे, है ना। करते हैं ना वेट कि कब हिंदी का वीडियो आए, कब हम देखें। ऐसा कुछ होता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना कि जो भी वीडियोस आप हिंदी के देखते हैं वो आपको कैसे लगते हैं और क्या आप देखना चाहते हैं, किस तरह से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वो भी अपने सुझाव भी लिखिएगा, अपनी जो भी डिमांड हो वो भी लिखिएगा। हम उसको बिल्कुल पूरा फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और हमेशा इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी सभी के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अब चलते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 3 शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। मैं तो कहूंगी कि लेखक मैक्स मूलर जी ने इस चैप्टर की रचना करके वाकई में भारत को एक मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है कि विदेशी मूल में जन्मे लेखक, जर्मनी में जन्म लिया था उन्होंने, जन्म हुआ था उनका, उसके बाद भी उन्होंने भारत में इतनी खूबियां देखी कि वे भारत में रच रम बस गए और साथ ही साथ उन्होंने हम सबको, जो भी उस समय की बात करें या आज हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसकी बात करें, तो उन्होंने अपने इस भाषण के अंश के माध्यम से यही बताया कि भारत इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना प्रभावी देश है जो अपने अंदर हर प्रकार की संस्कृति को संजो कर रखता है। हर तरह की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार, एकता, कहते हैं ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इस तरह से यहां पर ये सब कुछ बताया है उन्होंने। और ये जो अशोक चक्र आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि तिरंगा झंडा जो रहता है हमारा, उसी तिरंगे के रूप यहां पर दिए हैं। साथ ही साथ बीच में जो अशोक चक्र घूमता नजर आ रहा है, इसमें कितनी तीलियां होती हैं पता है ना आपको? 24 तीलियां होती हैं। और ये जो 24 तीलियां होती हैं वो क्या बताती हैं? 24 घंटे, अर्थात एक दिन 24 घंटे का होता है और हमें नित्य निरंतरता के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। अब कुछ जो व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा रोना गाना गाते रहते हैं कि अरे भाई समय ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। समय कहां से मिलेगा अलग से? 25 घंटे तो करना पड़ेंगे, 26 घंटे करने पड़ेंगे? नहीं ना, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। कुछ उन 24 घंटों का इतने अच्छे से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो वो सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और कुछ हमेशा व्यर्थ की बातों में डूबे रहते हैं, जिसके कारण वो 24 घंटे उन्हें कम लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि समय का सदुपयोग करते हुए हमेशा अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें, ईमानदार रहें और समर्पित रहें, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। करोगे ना? प्लीज अपने आप के साथ ईमानदार रहो, हमेशा ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ काम करो, जिससे आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। तकलीफ इन द सेंस कि आपको ऐसा ना हो कि ओहो सारी दुनिया निकल गई आगे, अब तो हम रह गए पीछे, अब क्या करें। कैसे होगा ये? ऐसे होगा जब हम समय के साथ चलेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, समय के पाबंद रहेंगे, हर काम समय पर पूरा करेंगे, तो ये जो समय है वो हमें सफलता जरूर दिलवाएगा। ठीक है, चलते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की ओर, जिसमें हम सबसे पहले लेखक जीवन परिचय पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ हर एक पैराग्राफ को पढ़कर उसमें निहित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे कि और भी किस तरह के प्रश्न निर्मित हो सकते हैं इस पार्ट से, जैसे कि बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पाठ के बीच में किस तरह के प्रश्न रहेंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद उसके साथ यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठे तो जरूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज। मैं कह रही हूं ना कि आपके डाउट्स मुझे चाहिए, आपके रिएक्शंस मुझे चाहिए, आपके कमेंट मुझे चाहिए, ताकि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं, क्योंकि हम एक ही उद्देश्य को लेकर यहां आए हैं कि आपकी हर एक समस्या का हम समाधान कर सकें। क्लियर? चलो तो चलते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं।
अच्छा सुनो, एक बात सुनाओ। मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखती हूँ, ठीक है। लिखने में जैसे सुविचार या थॉट्स लिखती हूँ, प्रतिदिन थॉट लिखती हूँ। उसके अलावा कभी कभी कुछ कविताएं लिख देते हैं या कभी कुछ भजन लिख दिए। तो एक कविता है जो मैंने मुझ पर लिखी है, कविता नहीं या यूं कहूँ कि आत्मकथ्य लिखा है कि मैं क्या हूँ। थोड़ा सा 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी, सुनाओ। बोलो, बोर तो नहीं होगी? ठीक, देखो कि हमेशा हमें अपने जीवन में आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। कभी भी निराशा ऐसे जैसे मूल्यों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देना चाहिए। तो वही लिखा है मैंने कि आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी। प्रभुता मीन्स होड़ दौड़ लालच, ये आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी। चेहरे पर मुस्कान है रहती, रहती नहीं उदासी। हिंदी भाषा प्यारी मुझको, एक बार और बोलूं, आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी। चेहरे पर मुस्कान है रहती, रहती नहीं उदासी। हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूं मैं बहुभाषी। नित्य नूतन ज्ञान अर्जन की मैं रहती हूं अभिलाषी। करती हूं मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है। अपनों को धोखे में रखना कभी नहीं मुझे आता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूं कि प्लीज 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 राइट कमेंट। कमेंट लिखिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको जो भी आपको डाउट लग रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मुझे आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस पता चल सके, ठीक है। अपनों को धोखे में रखना मुझे नहीं कभी आता है। जहां भी जाती, जहां मैं रहती, प्यार मुझे सबसे मिलता। मेरा मुझ में नहीं है कुछ भी, जो कुछ है रब से मिलता। ना ये कविता, ना ये कहानी, ना ही है ये चौपाई। ना ये कहानी, ना ये कविता, ना ही दोहा चौपाई। बस आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने, इससे अच्छा ना लिख पाई। श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावनाओं को समझकर सुन लेना। श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावों को समझकर सुन लेना। कमियां जो भी हो इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस तरह से हमेशा अपने स्वभाव में सकारात्मकता लाइए। कभी भी निराश या उदास होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। अब वो आएंगी ही, जीवन है ना, इसी का नाम है जीना, इसी का नाम है संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। जहां कहीं हम ये कहेंगे ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अपने आप के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। कभी भी किसी भी तरह से ये ना सोचें कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं हार गया। नो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। तो अपने मनोबल को हमेशा बना के रखिएगा। जो भी आपको डाउट्स आए तुरंत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिस भी विषय में आपको आते हैं। चलो अब चलते हैं लेखक मैक्स मूलर जी के जीवन परिचय पर। जय हिंद। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर सन 1823 में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तब उनके पिता विलहेल्म मूलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मूलर जी की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, यही अच्छा रहा। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे, ठीक है। और लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। सन 1994 में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केव आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में भी अनुवाद करवाया तथा मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया। मतलब पद्यों का अनुवाद भी करते थे, पद्य समझते ना, कविताएं, और गद्य उनका भी अनुवाद करते थे, ट्रांसलेट करते थे। वे स्वयं ट्रांसलेटर भी थे। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणीय माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। मतलब जो वैदिक तत्वज्ञान है उसी को बेसिक रिसोर्स माना कि कोई भी व्यक्ति कब अच्छे से चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब वो वैदिक तत्वज्ञान के आधार पर आगे बढ़े।
स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। मतलब वेदांती किसे कहते हैं? जो वेद की शिक्षा प्राप्त कर सके। तो वेदांतियों का भी वेदांत कहा है, मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। वे भारत से बहुत अधिक प्रेम करते थे और भारतीय संस्कृति से इतने अधिक प्रभावित थे, वो आम देख ही चुके हैं। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया था, ठीक है। और हमेशा वे भारत की रचना या भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, इसी की चर्चा हमेशा करते थे। और जब भी कोई उनसे कुछ भी पूछता, भारत नाम भर आ जाए, फिर देखिए किस तरह से वे भारत के हर एक पन्ने को पलटकर या हर एक संस्कृति को पूर्ण रूप से उसका बखान करते थे। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी समझते हैं, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी, ठीक है। विक्टोरिया ने सन 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें संस्कृत भी थी, यूरोपीय भाषाएं भी थी, यूरोपीय भाषा भी थी, तो उनकी तुलना करने के लिए। और वे वहां गए भी थे और उनके भाषण को इतना अधिक सराहा गया था। तो रानी, जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने उनको नाइट की उपाधि देनी चाहिए, परंतु मैक्स मूलर जी को वो जो उपाधि थी वो तुच्छ सी लगी, छोटी लगी, इसलिए उन्होंने उस उपाधि को ग्रहण करने से मना कर दिया। ससम्मान सहित उन्होंने कहा जो भी कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर लिया, उनको वो उपाधि नहीं चाहिए थी। क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मसम्मान जो रहता है, स्वयं को स्वयं की कीमत पता होनी चाहिए सही प्रकार से। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें, हम कैसे भी रहें, तब भी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरा पहला वो है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है हमारे मन में, अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए सम्मान तब आता है जब जिस तरह से हम दूसरों को सम्मान देते हैं, और उसको सम्मान क्यों देते हैं वो कारण रहता है। यदि वो कारण हमारे मन में है, हमारे चरित्र में है, तो हम अपना सम्मान करेंगे। तो सम्मान प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात है और अपने आप को सम्मान देना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि हम कुछ भी कार्य करें, कैसे भी कार्य करें, और हम तो कहें भाई मैं तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट हूं, नो वे। सेल्फ रिस्पेक्ट बनने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए हमें उन गुणों से परिपूर्ण होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो अपने आप आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी ही होगी। सामने कोई भी खड़ा हो, हम उससे नजरें से नजरें मिलाकर अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए कि किसी भी बात को किसी के समक्ष रखने के लहजा होना चाहिए, सलीका रहना चाहिए। कहते हैं ना, सच कहने का साहस तो अधिकतर लोगों में होता है, लेकिन सलीका शायद कुछ लोगों में होता है। तभी तो छोटी से छोटी बात बढ़ जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। इसलिए अपनी वाणी में मधुरता बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। हमारी बात सही है, लेकिन उस सही बात को कहने का तरीका आना चाहिए। क्लियर? अब दिया है भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्समूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 में निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है, एक अंश है। वो भाषण जो मैक्समूलर जी, अंग्रेज जो नए युवा अधिकारी थे सिविल सेना के, तो उनके समक्ष वे भाषण दे रहे थे, तो उसका ये अंश है। उसी का अंश यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। और ये बिहार बोर्ड को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने इतने अच्छे पाठ को करिकुलम में शामिल किया। प्रस्तुत आलेख बोल दिया है अभी। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। अब चूंकि ये हिंदी में तो था नहीं, मैक्समूलर जी ने तो जर्मनी भाषा, अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा में दिया होगा, तो उसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखें, ये अनुवाद किया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने। भाषण में मैक्समूलर जी ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और हमेशा सीखती आई है, ग्रहण करती आई है। तभी तो यूं ही नहीं कहा ना भारत को विश्व गुरु,
थी, है और रहेगी उसमें वो बात जो करेगी उसको सबसे अलग और सबसे ऊपर। इसलिए भारत होना ही हमारे लिए या भारतीय होना ही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और हमेशा हमारी जो पहचान है वो भारतीय के रूप में बनी रहनी चाहिए। उनके लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। पता है ना कौन? जो नव आगंतुक हैं, जो अपने देश के लिए अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेषता और भी अधिक सार्थक है। ठीक है, नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेखक, थैंक यू सो मच अनुवादक महोदय, जिन्होंने इस भाषण को पाठ्यक्रम अर्थात हमारे करिकुलम या सिलेबस में शामिल किया, और मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ जो मुझे आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को ये पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक्स टू मैग्नेट ब्रेन्स, जिसके माध्यम से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमेशा हम कनेक्टेड रहेंगे। तो वीडियो आप देखते रहिएगा और प्लीज मैं हमेशा आपसे यही कह रही हूं कि जहां भी आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा नहीं थोड़ा सा वैसा हो, तो प्लीज आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके हम रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं पक्का आंसर दूंगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने भारत की ओर, भारत दर्शन की ओर चलते हैं। इतने प्यारे से देश की सौंदर्य की ओर चलते हैं, वहां की सुंदरता की ओर, जहां पर हम देखें कि आखिर क्या है इस शीर्षक के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। भारत से हम क्या सीखें? वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण के लिए मैक्समूलर साहब द्वारा दिया गया ये भाषण का अंश है कि भारत से हम क्या सीखें। उनका भाषण तो बहुत व्यापक था, तो उसका कुछ अंश है जिसको हिंदी में अनुवाद करके अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात कौन है? मैक्समूलर जी, वो सुन लीजिए ध्यान से। पश्चिम जगत में, वेस्टर्न इंडिया, भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला, कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने तभी तो उन्हें वेदांतियों का भी वेदांत कहा। वेद पुराण मतलब चारहु वेद पुराण अष्टदश सबके बारे में उनको इतना ज्ञान। सीरियसली, हम यदि अपने आप पर नजर डालें, भारतीय होते हुए हमें इतना नहीं पता है। विदेशी मूल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने भारत को सर्वोपरि रखा, क्योंकि कहते हैं ना कि वही समझ सकता है जिसमें समझने की क्षमता हो। और एक बात मैं बता दूं कि प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना वास्तविक रूप में, ठीक है, प्रशंसा भी अक्सर वही करते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं। बाकी तो प्रशंसा करने में भी कंजूसी कर देते हैं कि अरे नहीं, लग रहा है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन नहीं करेंगे उसकी प्रशंसा। क्यों? शायद कहीं ना कहीं उनके मन में जलन की भावना होगी। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने उनको वेदांतों का वेदांती कहा है। सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो मैक्समूलर जी ने कहा है कि सबसे सुंदर, सौंदर्य से परिपूर्ण, संपदा से परिपूर्ण कोई और देश नहीं, भारत ही है। ठीक है, भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। भूतल, जमीन, यहाँ की मिट्टी जो रंग बिरंगे फूलों से सजी धजी है। धर्म, जाति, बोलियां, खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग है,
लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता सबसे अनोखी, सबसे निराली, सबसे प्यारी, अनुपम है। ठीक है, यही बताया है इन्होंने। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन, अंतर्मन परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, या यूं कहें कि संपूर्णताएं मानवीय बन जाए। तो और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं फिर कहूंगा, फिर उन्होंने, लेखक ने यही कहा कि मैं भारत का ही नाम लूंगा, जिससे ना केवल आपका ये बल्कि आगे आने वाला जीवन भी सुधर जाएगा, भविष्य भी सुधर जाएगा, अगला जन्म भी सुधर जाएगा। यार मतलब रियली इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो है वो वास्तविकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, जैसे आप अपने आप को किसी न्यू फील्ड की तरफ अपने आप को आजमाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव या इनोवेशंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सबसे अच्छी जो प्रयोगशाला है वो भारत ही है। ये भी उन्होंने कहा। विकास के लिए, पोषण के लिए आपको भारत में बिल्कुल सही से पर्याप्त अवसर मिल जाएंगे। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि भूविज्ञान, ज्योग्राफिकल जो एरियाज हैं उसमें आप स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि श्रीलंका, हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। ये सब है भारत में जो अन्यत्र नहीं है कहीं। ठीक है, यदि आप वनस्पति जगत में देखिए, सिर्फ भूमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, भू विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, यदि आप वनस्पति विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, उसमें आप विचरना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो यहाँ वही भी बताया है कि क्या चाहते हैं आप, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसका गुणगान करना चाहते हैं, किसमें अपने गुणों को शामिल करके किसमें अपना नाम वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उन सब के लिए, हर एक फील्ड के लिए, हर एक एरिया के लिए सबसे अच्छा जो स्थान है वो भारत ही है। भारत में आकर, भारत में रहकर, भारतीयता, हर उसकी मिट्टी उसके कण कण में एक खुशबू है, एक नयापन है, एक सीख है, एक अनोखापन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं में अनोखा बन सकता है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं में है, ठीक है, बायोलॉजी की बात करें, तो आपका ध्यान श्री हेकत्ल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी चुन रहे हैं। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं, तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय मिलेगा, जहां पर मानव विज्ञान होगा। ठीक है, मानव विज्ञान। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी एक प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल काविक की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा, क्योंकि यहां तो सब कुछ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में सबसे अनोखा, सबसे निराला, सब सुंदरता में अनुपम भारत देश, ऐसा देश है मेरा, जहां पर सब कुछ है, जहां पर व्यक्ति अपना जो भी रुचि हो, जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां सब कुछ है। बस करने का जुनून, ललक, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो यहां सब कुछ किया जा सकता है और अपने आप को उसमें समर्पित करके अपना नाम, कहते हैं नेम फेम, सब कुछ प्राप्त हो जा सकता है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थेसियन, पार्थिशियन, उरियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे, क्योंकि यहाँ तो तरह तरह के शासक रहे हैं। जब भी जो भी शासक चेंज हुए, अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे कैसे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा ना, भारत पर कई
शासन हुए, कई शासकों का कब्जा रहा, तो जो भी शासन हुआ, जिसका भी, मुगलों का हुआ या यूनानियों का हुआ, पार्शियन का हुआ, केरियन का हुआ, ईरानी, सबका हुआ, तो वो अपने अपने तरीके से अपने सिक्के चलाए उन्होंने, अपनी मोहरें चलाई उन्होंने। तो ये सब भी भारत में ही मिलेगा। इसको सर्च करने के लिए आपको कहीं अन्य देशों में नहीं जाना होगा, भारत में ही रहकर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। देखो, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर खड़ी हुई है, बोर्ड रखा है। तो ये क्या है? गुरुकुल आश्रम है, या शिक्षा प्राप्त करना है, या शिक्षा और शिक्षक और विद्यार्थी या गुरु और शिष्य का जो नाता है, उसका सम्मान मान, ये भी आपको भारत में ही देखने को अधिक मिलेगा। और भारतीय संस्कृति के अनुसार तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मई तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, यहाँ पर मान सम्मान की बात की जाए तो यही सिखाया जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए भी 5 लक्षणों की बात की गई है कि विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होना चाहिए, जो कि शिक्षाविदों ने बताए हैं। काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा करने वाला, श्वान अर्थात कुत्ते के समान नींद वाला। कुत्ता कहीं भी सो रहा और हम निकल जाए तुरंत उठकर देखने लगता है, ऐसा नहीं कि खर्राटे लिए सोए जा रहा है ना। तो काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान निद्रा बगुले के समान ध्यान। जैसे ही मछली जरा से सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए समुद्र से या नदी से ऊपर उछलती है, उतने में बगुला उसको पकड़ लेता है। ये काक चेष्टा वकुल ध्यानम, बगुले के समान ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते के समान नींद। तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी, कम भोजन करना है, अधिक ठूस ठूस कर खाना नहीं खाना है। यदि हमने बहुत ज्यादा खा लिया ना तो हम आलस्य के शिकार हो जाएंगे और फिर हमें पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगेगा। गृह त्यागी, घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना, और वो होता ही है। पहले तो आश्रम हुआ करते थे, चाहे वो राजा के पुत्र हों, कोई भी हो, है ना। आपने पौराणिक कथाएं भी देखी होंगी, सबको गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। अब गुरुकुल नहीं है, लेकिन स्कूल में तो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी जैसे हम और आप मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सही, लेकिन हैं तो हम एक दूसरे से दूर, हैं बहुत पास लेकिन दूर, थोड़ा घर से दूर है, मतलब एक दूसरे से। तो ये बात बताइए कि काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी में ये 5 गुण होना ही चाहिए, क्योंकि माता पिता सब पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई अब स्कूल जाने की जरूरत क्या है, घर में ही शिक्षा प्राप्त करो। नो, शिक्षा और अनुशासन हमेशा हमें विद्यालय से ही प्राप्त होता है। तो प्लीज मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से कि ये जो जीवन काल है, इसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से निर्मित कर लीजिए। एक ऐसा अस्तित्व का निर्माण कीजिए जो हमेशा सम्मानीय हो, जिसका समाज में हमेशा आदर हो। क्लियर? अब दिया है कि यहां पर यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थेसियन, पार्थिशियन, यूरोनियन, मैकेडियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे ही होंगे, क्योंकि ये शासन रहे हैं। देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। समझ आया कि सिर्फ भाषा का ज्ञान ही उतना पर्याप्त नहीं है, भाषा विज्ञान मतलब उसका भी पता हो कि सिर्फ विद्यालय जाना ही काफी नहीं है, विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। समझ आया कि कोई कार्य को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, उस कार्य को पूरा करके उसका जो परिणाम आया वो सकारात्मक हो, वो ज्यादा मायने रखता है। कि हमने अपना कार्य किया, हमने अपनी जिम्मेदारी की, लेकिन उस जिम्मेदारी के पीछे हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है, हमारी अकाउंटेंसी क्या है, वो जरूरी है। तो अपने कार्य को सिर्फ यूं ही टाल मटोल करके पूरा मत करना प्लीज। उस कार्य को बड़े अच्छे से, निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से करना। फिर देखना आप में स्वयं में परिवर्तन आएगा ही आएगा, मुझे पता है, और आप बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों की ही नहीं
बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और लय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा यहां पर भारत में, जो यूनान, रोम, जर्मनी ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मतलब विभिन्नताएं हैं लेकिन फिर भी उनमें समानताएं हैं, तो वो भी बहुत 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 अधिक लाभकारी होगा। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की बात करें, सर्वधर्म को मानने की बात करें या संस्कृति या सभ्यता की बात करें, सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, भारत भारत भारत। सब कुछ है भारत में, बस हमें ये चाहिए कि हम उसके महत्व को समझें, उन बातों को सुने और ग्रहण करते हुए अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सुमार्ग पर चलें, सदुपयोग करते हुए समय का आगे बढ़ें। ओके, भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। गांव में कहते हैं ना कि जब कभी भी अवकाश हो या जब कभी भी आपके पास समय हो, जैसे 2-4 दिन की छुट्टियां हो या कुछ हो, तो गांव में जरूर जाइएगा, वहां के वातावरण को देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म जन्मस्थली है, पारसियों के जगुस धर्म की यह शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। संस्कृति की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। संस्कृत में चूहा को मूषः कहते हैं, मूषक वाहन कहते हैं ना गणेश जी का, ठीक है, मूष की सवारी। ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए, भला कि नहीं दूसरी भाषा में अस्मि जैसे अस्मि, संस्कृत में कहते हैं अस्मि, ठीक है, या अन्य भाषाओं में। शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा? मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। इतिहास को जानने के लिए इतिहास में इंटरेस्ट भी तो हो, अर्थात इतिहास में वो बातें हो जो हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें, और ये भारत के इतिहास में है। जितना अधिक हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए तो उन्होंने लिखा है कि वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं जो एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक, कहीं देखो तो हिंसा, क्रूरता, वो इतिहास पढ़कर हमें क्या करना है? हमें वो इतिहास पढ़ना चाहिए जिससे हमारे ज्ञान में, हमारी जानकारी में वृद्धि हो, है ना, बढ़ोतरी हो, जिससे हम भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके, आगे आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को कुछ ट्रांसमिट कर सके। हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद ना भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम कर सकते हैं। भारत सबको नए नए कार्य देगा, भारत सबको नई नई पहचान देगा, भारत सबको नई उमंग के साथ जीना सिखाएगा, भारत सबको सम्मान के साथ जीना सिखाएगा, बशर्ते कि हम उसकी अस्मिता को, हम उसकी संस्कृति को, हम उसकी सभ्यता को सम्मान दें, उसके इतिहास को ध्यान से सुनकर, समझकर, वर्तमान में लागू करके भविष्य हेतु तैयार हो सकें।
फिर देखिए, कहते हैं ना कि अरे बहुत कमाना है इसलिए हमें विदेश जाना है। नहीं जाने की जरूरत है, इतना कुछ है भारत में कि हम यहीं रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने देश में रहना है, स्वदेशी अपनाना है और बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रूम करते रहना है। हमेशा कुछ नए नए जानने के लिए हर एक पार्ट को ध्यान से सुनिए, वीडियो को देखिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि ध्यानपूर्वक सुनकर जो भी डाउट्स आपको आते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम हैं, मैं हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, जो कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, वीडियो को ध्यान से देखना है, पसंद आएगा ही आएगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके और सही समय पर आप वीडियो का लाभ ले सकें। शेयर मत करना, मतलब शेयर करना मत भूलिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ध्यानपूर्वक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, मुझे ये पता है, तो सभी फ्रेंड्स में, सभी परिचितों में, सभी अपने रिलेटिव्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।